हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के चैप्टर सत्ता के नए केंद्र के अंतर्गत चीन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो ये दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल है। यहाँ भाषा बोली जाती है मैंडरिन और यहाँ की करेंसी है युआन या जिसे हम रैनमिनबी भी कहते हैं। तो आइए जाने चीन के बारे में। 1949 में चीन में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप चीनी जनवादी गणराज्य अस्तित्व में आया। उस समय ये बहुत पिछड़ा हुआ था और इसने पूंजीवादी दुनिया से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। इसने विकास का मॉडल जो अपनाया वो था सोवियत मॉडल, जिसके अंतर्गत हर वस्तु पर राज्य का स्वामित्व था। चीन के पास विदेशी तकनीक की कमी थी, विदेशी मुद्रा की कमी थी। इस कारण चीन ने आयात के बजाय अपने देश में ही वस्तुओं के निर्माण पर ध्यान दिया। इस विकास के मॉडल को अपनाने से चीन ने तरक्की तो की, लेकिन साथ साथ उसकी जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी, जिस कारण विकास का ये फल सबको नहीं मिल सका और विकास की दर धीमी पड़ गई। 1970 में चीन में के जो नेतृत्व था उसमें परिवर्तन होता है और चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ अपने संबंधों की शुरुआत कर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। इसी के साथ 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। ये 4 क्षेत्र थे बेटा: कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। 1978 में शुरुआत होती है चीन की आर्थिक सफलता की असली कहानी की, जब वहाँ के नेता देंग शाओपोंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। इस पर भी आपसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो हम बताएंगे कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत चीन में 1978 में हुई, जब वहाँ के प्रधानमंत्री देंग शाओपोंग ने आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। इस नीति में विदेशी निवेश और नवीनतम प्रौद्योगिकी की अनुमति दी गई थी। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल न करके अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। क्या क्या स्टेप्स अपनाए चीन ने? सबसे पहले इसने 1982 में कृषि का निजीकरण किया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया और उसके बाद इसने व्यापार संबंधी अवरोधों को कुछ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया, जिन्हें SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। अगर हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं कि चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्र को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अतिरिक्त विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मुक्त बाजार सिद्धांतों के एकीकरण की अनुमति देता है। या यूं कहें, SEZ ऐसे कुछ छोटे क्षेत्र थे जहां पर चीन ने विदेशी निवेश की अनुमति दी थी। इन सब सुधारों के कारण चीन में चाहे उद्योग हो या कृषि, दोनों क्षेत्रों में बहुत तेजी से विकास हुआ। विदेशी निवेश के लिए चीन सबसे आकर्षक देश बना और विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा भंडार चीन के पास जमा हो गया। तो समराइज करके हम कह सकते हैं
कि अगर आपसे पूछा जाए कि किन आधारों पर चीन एक उभरती हुई सत्ता का नया केंद्र है, तो हमें इसके ये सब पॉइंट्स बताने होंगे। हम इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे, इसकी विशाल जनसंख्या, इसका विशाल क्षेत्रफल है, इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण और इसमें मजबूत राजनीतिक नेतृत्व होने के कारण चीन सत्ता का एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। इन सब कारणों के साथ साथ हमें इसकी मिलिट्री पावर को नहीं भूलना चाहिए। इसकी जो सैन्य शक्ति है वो है पीएलए। तो पीएलए क्या है? पीएलए, ये जो पीपल्स लिबरेशन ऑफ चाइना है, इनकी जो आर्मी है उसे कहा जाता है पीएलए। पीएलए दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है चीन का। साथ ही साथ पीएलए दुनिया में सबसे तेज आधुनिकीकरण करने वाली सेनाओं में से एक है। ये तो हमने इसके तथ्य पढ़े, लेकिन चीन ने जो ये खुले व्यापार की नीति अपनाई, इससे कुछ हानियां भी हुई। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। क्या थे वो नेगेटिव पॉइंट्स? इस आर्थिक विकास का लाभ सबको नहीं मिल पाया। All citizens were not getting equal share in economic success, and another problem was unemployment. बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही थी और गांवों और शहरों के बीच में जो अंतर है वो भी बढ़ता जा रहा था और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्यावरण को। बीजिंग जो चीन की एक शहर है वो दुनिया का सबसे अधिक पॉल्यूटेड सिटी है और भ्रष्टाचार के भी कई किस्से सामने आए। तो इस कारण जो चीन ने ये अपने आर्थिक विकास की, आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई, ये उसके कुछ हानियां हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भारत और चीन के कैसे संबंध हैं। भारत और चीन के जो संबंध हैं वो शुरू में जब पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। ऐसा समझा जाता था कि अगर भारत और चीन मिलें तो वो एक बहुत ताकतवर शक्ति बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ना सका। आज़ादी के तत्काल बाद, हम आज़ाद हुए 1947 में, और ये बात है 1950 की कि जब चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। कहाँ है नक्शे में अगर आप देखते हैं तो ये तिब्बत है जिसको चीन हड़प लेता है। इस हड़पने के कारण जो भारत और चीन के संबंध थे वो एकदम से गड़बड़ा गए थे। इसके अलावा 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन एक पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर करते हैं और उन्हीं दिनों हिंदू चीनी भाई भाई का नारा भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। ये जो पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए गए उसमें 5 बातों पर रजामंदी हुई थी। पहला, एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और परस्पर लाभकारी संबंध होंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के ये 5 सिद्धांत थे जिसे हम पंचशील के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चीन हम पर आक्रमण कर देता है 1962 में, और इस भारत चीन युद्ध को दिखाने के लिए हमारे ये पास ये बॉलीवुड में पिक्चर बनी थी हकीकत, जिसमें भारत चीन युद्ध के बारे में बताया गया है। अब भारत और चीन के बीच में क्या विवाद है, क्या झगड़ा है? सीमा को लेकर कुछ विवाद है। किन किन मामलों में सीमा को लेकर विवाद है? वो मामले हैं अक्साई चीन, डोकलाम विवाद एंड
अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद। अब ये अक्साई चीन को हम नक्शे में देखें तो लद्दाख के पास आपको यहाँ ये अक्साई चीन का इलाका है। दूसरा है क्षेत्र आपका डोकलाम क्षेत्र, सिक्किम के पास के क्षेत्र में आप देख सकते हैं डोकलाम का एरिया मिलेगा आपको। और अरुणाचल प्रदेश तीसरा जो है, अरुणाचल प्रदेश का भी हमारा कुछ इलाकों को लेकर सीमा विवाद है। इस सीमा विवाद के अतिरिक्त दूसरा हमारे बीच में विवाद का मुद्दा आता है पाकिस्तान। चीन हमेशा से हमारे विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता करता है, पाकिस्तान को फेवर करता है। चीन अधिकतर मामलों में पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए हमारे विरुद्ध सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी वीटो पावर का भी इस्तेमाल करता आया है। इसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान का एक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात चली है। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की परियोजना पर दोनों को, मतलब चीन को भी और पाकिस्तान को भी, अपना विरोध जताया है, क्योंकि ये जो सड़क का रास्ता है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे कश्मीर के उस हिस्से से होकर गुजरता है जिस पर 1947-48 से पाकिस्तान द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, CPEC का फुल फॉर्म तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका फुल फॉर्म। इन सब विवादों के बावजूद जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो चीन के साथ हमारे जो संबंध हैं वो एक तरीके से खत्म हो गए थे, टूट गए थे। और 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनैतिक संबंध समाप्त हुए रहे। धीरे धीरे इनकी शुरुआत हुई। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी, जो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनका चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों को सुधारने की कोशिश शुरू की गई। इसके बाद दोनों देशों के बीच में व्यापार की शुरुआत करने के लिए जो भारत चीन सीमा है उस पर 4 पोस्ट खोलने के लिए भी समझौते किए गए। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। चीन और भारत के बीच में 1992 में 30 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार हुआ है, जो 2016 में बढ़कर 70 अरब डॉलर हो चुका है। तो इस प्रकार से हम ये बात यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों के नेता, भारत के और चीन के नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भारत और चीन के बीच में अगर आपसे सहयोग के क्षेत्र पूछे जाएंगे कि क्या क्या सहयोग के क्षेत्र हैं, तो हम बताएंगे 4 सहयोग के क्षेत्र हम बता सकते हैं। व्यापार, जिसके बारे में भी मैंने बताया, सांस्कृतिक क्षेत्र है। संस्कृति के क्षेत्र में हमारे जो दोनों देशों के बीच में संबंध हैं, हम दोनों देशों का खान पान, हम एक दूसरे का खान पान का आचरण करते हैं, जैसे कि चीनी डिशेस, मोमोज, चाइनीज़ हमारे देश में काफ़ी प्रचलित है। इसी प्रकार से हमारे जो खाना है वो भी वहाँ पर प्रचलित है। पर्यटन, दोनों देशों में लोग घूमने के लिए जाते हैं, मेडिकल टूरिज़्म भी है और इसके साथ साथ शैक्षिक संबंध भी हैं। शैक्षिक क्षेत्र में भी हमारे बीच में सहयोग हो सकता है, क्योंकि भारत के कई कॉलेजों में जो चीन की भाषा है वो पढ़ाई जाती है और चीन की यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारी भाषा पढ़ाई जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 क्षेत्र हैं जो हम दो देशों के बीच में सहयोग के क्षेत्र हैं। इस प्रकार से हमारे को जो प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में हम इस सब को मिला जुला कर अपना आंसर
क्या पॉइंट पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर देंगे। साथ ही आपकी बुक में पेज नंबर 60 पर जो कार्टून हैं उनको भी ध्यान से देखिएगा। एक साइकिल बनी है जिसके आगे के पहिए और पीछे के पहिए पर अलग अलग चिन्ह हैं। तो ये जो कार्टून में साइकिल दिखाई गई है, ये साइकिल का जो आगे का पहिया है चीन की साम्यवादी नीति का प्रतिनिधित्व करती है और साइकिल का जो पीछे वाला पहिया है ये पूंजीवादी धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई, तो चीन ने 1978 के बाद खुले द्वार की नीति अपनाई। थैंक यू।